कामिनी की बहू रजनी का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बीतता था, जिसके चलते उसके हाथ में कोई और चीज हो या ना हो, लेकिन बेलन जरूर होता था। मानो बेलन ही एकमात्र रजनी का हथियार था अपनी बात कहने या समझाने के लिए। एक दिन सुबह के समय रजनी रसोई में पराठे बना रही होती है। तभी उसका पति नाश्ता करने के लिए कमरे से नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पराठे रखे हुए देख कहता है, रजनी ये क्या है, नाश्ते में सिर्फ पराठे? अरे कुछ साथ में तो बना देती। अरे मुझे इतनी भूख लग रही है, अब क्या मैं ये रूखे सूखे पराठे खाऊं? अक्षय जी, आपको मैंने याद से पराठे बनाकर दे दिया है, वही बड़ी बात है। मैं तो आपको ये भी नहीं देने वाली थी। कल रात में मैंने आपसे क्या कहा था? कल की तो बात ही जाने दीजिए, आज एक हफ्ते से मैं आपको कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम यार, मुझे कुछ नहीं याद। अब जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो आपसे बहस करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। आज बस यही है नाश्ते में। चाय के लिए दूध, राशन कुछ नहीं है, सब्जी बनाने के लिए सब्जियां भी नहीं है। तो आज आपको इन्हीं सादे पराठों को खाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। एक हफ्ते से चिल्ला रही हूँ कि राशन भरवा दीजिए, राशन भरवा दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक तो पहले तुम अपना ये बेलन मुझसे दूर रख कर बात करा करो। जैसे गुंडे लोग हाथ से कम हथियार से ज्यादा बात करते हैं, अब तुम भी वैसे ही अपने बेलन से सारे काम करवाने लग जाती हो मुझसे। अक्षय और रजनी जोर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी कामिनी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से घर लौटती है और दोनों को आपस में लड़ता देखकर कहती है, राम राम, सुबह सुबह सबके घर में शांति रहती है और एक मेरा घर है जहाँ शांति दूर दूर तक नहीं है। किस बात पर दोनों कटे मरे जा रहे हो? और बहू तू हाथों में बेलन लिए मेरे बेटे को क्या धमका रही है? कभी तो अपने इस बेलन का साथ छोड़ दिया कर। माँ, ये आपकी बेलन वाली बहू है, बेलन ही इसका हथियार है, ये इसे कैसे छोड़ देगी? अरे बेलन से तो ये सब पर अपना हुक्म जमाती है। अभी भी ये यही कर रही है, नाश्ता पानी कुछ पूछा नहीं और बेलन दिखाकर डरा ऊपर से और रही है। जैसे आप तो बड़ा ही डर रहे हैं। एक हफ्ते से बोल रही हूँ माँ जी इनको कि राशन भरवा दीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। खाने में इनको पूरे 36 पकवान चाहिए। नहीं चाहिए मुझे 36 पकवान तुम्हारे, रखो अपना नाश्ता पानी अपने पास। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अक्षय इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, लेकिन रजनी के हाथ में बेलन लेकर बात करने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज उसकी पड़ोसन कांता उसके घर आती है और वो देखती है कि रजनी हाथों में बेलन लिए सीढ़ियों से उतर रही है। तभी वो उससे कहती है, बहू तू ये हाथों में बेलन लिए कमरे से क्यों आ रही है? अब तूने रोटियां रसोई में छोड़कर कमरे में बनाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है, तो उसी को खोलने के लिए मैं बेलन लेकर आई थी, लेकिन खुला ही नहीं लॉक। लगता है जाम हो गया है, अब तोड़ना ही पड़ेगा। बहू लॉक खुलेगा कहाँ से? जो काम हथौड़ी का है उसे भी तू बेलन से ही करने की कोशिश कर रही है। एक हथौड़ी जोर से मारती, लॉक तुरंत खुल जाता। बेवजह ही इतनी मेहनत कर रही है तू। हाँ आंटी जी, बात तो आप सही कह रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था, बेवजह मैंने अपने बेलन को ही इतना कष्ट दे दिया। लेकिन मेरे घर में तो हथौड़ी ही नहीं है, तब कैसे तोड़ू लॉक? कांता और रजनी की बातें पीछे खड़ी कामिनी सुन रही होती है। तभी वो उनके पास आकर हंसते हुए कहती है, बहू समझ तो तुझे जब आएगा ना, जब तू अपने इस बेलन का पीछा छोड़ेगी। कोई भी काम हो बस बेलन लेकर पहुंच जाती है। जाने दे कामनी, मुझे पता है कि तेरी बेलन वाली बहू है। जैसे ससुराल में आने के बाद बहुत सी बहुओं के हाथ में रसोई नहीं छूटती, वैसे ही तेरी बहू के हाथ में से बेलन नहीं छूटता है। एक काम कर बहू, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे हथौड़ी देती हूँ, उसी से तू अपने बाथरूम का लॉक तोड़ लियो। कांता इतना कहकर रजनी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हॉल में बैठे उसके बेटे यश के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बेटा तू ऐसे क्यों खांस रहा है? ले पानी पी ले। कितनी बार कहा है तुझसे कि खाना आराम से खाया कर, वरना गले में अटक जाएगा, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? आपका बेटा वैसे ही परेशान है और आप उसे और सुना रही हैं। अरे उसे नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब गुस्सा करिएगा। वैसे लोग कहते हैं कि पीठ पर मारने से ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देख क्या रही है बहू, मारना ऐसे ताकि इसकी खांसी जल्दी से ठीक हो जाए।
कांता के कहने पर रजनी अपने हाथों में बेलन को जोर से उठाती है और यश के पीठ पर मार देती है, जिससे उसकी खांसी तो रुक जाती है, लेकिन वो जोर से चीखते हुए कहता है, आए भाभी, आपने तो मेरी जान ले ली है। ये कौन सा तरीका होता है खांसी को भगाने का? मेरी पीठ तोड़ के रख दिया आपने तो। यश भैया, मैंने क्या किया? आंटी जी ने ही कहा था कि मैं मारूं आपको, तो मैंने मार दिया। लेकिन ये बात भी तो आपने ही बोली थी ना, ऐसे में इंसान के पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन आपने तो बेलन से मार मार के मेरी पीठ तोड़ दी। दोनों ही औरत पागल हो एक नंबर की, बेवजह मेरी पीठ तोड़ दी। आय हाय। यश इतना कहकर अपनी पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जिसके बाद रजनी भी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, हाय राम, ये तूने क्या किया? हथौड़ा लेने गई थी और अपने बेलन से बेचारे यश की पीठ तोड़कर आ गई। मूर्ख कहीं की, किसी काम की नहीं है तू। जा जाकर और घर के काम कर ले। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है और उसे बाहर से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो एक चोर तेजी से गली में भाग रहा होता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथों में लिए बेलन को जोर से घुमाकर उस चोर को मारती है, जो जाके सीधा उसके सर पर लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद मोहल्ले वाले उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी अक्षय और कामिनी भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांता कहती है, कामिनी, आज तो तेरी बेलन वाली बहू ने कमाल ही कर दिया। क्या निशाना लगाया है। जिस चोर को हम मोहल्ले वाले मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उस चोर को तेरी बहू ने एक बेलन में ही जमीन की धूल चटा दी। क्या सही निशाना लगाया है चोर के सर पर। तू क्या कह रही है कांता? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे मोहल्ले में चोर घुस गया था और हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तभी वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन तेरी बहू ने अपने घर से ही ऐसा बेलन घुमाकर मारा उसके सर पर कि वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और हमें चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। क्या आप सच कह रही हैं आंटी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तेरी माँ की बेलन वाली बहू का निशाना सच में लाजवाब है। एक बेलन के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांता की बात सुनकर अक्षय और कामिनी हंसने लगते हैं। तभी कामिनी रजनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेलन वाली बहू के होने से मोहल्ले वालों को कुछ तो फायदा हुआ। कामिनी की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस हादसे के बाद रजनी अपने घर के साथ पूरे मोहल्ले में बेलन वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। सुजाता अपने बेटे की अचानक मौत से दुखी होकर आंसू बहा रही थी और उसके पास बैठी उसकी पड़ोसन विमला उसे संभालते हुए कहती है, बस करो सुजाता बहन, सोहन बेटे को गए हुए 1 हफ्ता हो गया। अब तुमको इस सच्चाई को अपनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिमला बहन, मेरा इकलौता बेटा भगवान को प्यारा हो गया। अचानक ही सीने में दर्द उठा और चला गया। जिस उम्र में मुझे दुनिया को छोड़कर जाना चाहिए था, उस उम्र में मुझे अपने बेटे की चिता देखनी पड़ी। सुजाता अपने दिल का दुख अपनी पड़ोसन को बयान कर रही थी कि तभी उसकी रसोई से उसकी बहू निशा हाथों में चाय का कप लिए आती है और सोफे पर बैठकर एक चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, वैसे सासू माँ, आपने सही कहा, टपकना तो आपको चाहिए था। बेचारा मेरा पति चला गया। अब बताओ, उनकी जाने की वजह से मुझे कुछ दिन ये बेरंग सी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। बहू, तुझे शर्म है? अरे तेरा पति गया है इस दुनिया से और तुझे दुख तो क्या ही होगा, यहाँ बेशर्मों की तरह चाय पी रही है। इतनी भी शर्म नहीं बची कि कोई घर में आया है उसको चाय पानी पूछे। वो आपके लिए आई है, आपका दुख बांटने आई है, तो आप पूछो ना चाय पानी उनको। सुजाता बहन, सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेटा छोड़ के चला गया और बहू इतनी बेशर्म मिली है कि विधवा होने के बाद भी इसमें अकल नहीं आई। अरे बेचारा सोहन, जीते जी तो इसको सुधार नहीं पाया और उसके मरने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। आंटी जी, सासू माँ का दुख मिटाने आई हो तो चुपचाप वही मिटाओ। मुझसे बहस की तो यहीं बैठे बैठे तुम्हारी इज्जत के तोते उड़ा दूंगी। मेरे पति के मरने के बारे में बोल रही हो। खुद का टपका था तो 2 दिन बाद ही रसमलाई ठूसने लग गई थी। बताऊं क्या मोहल्ले में सबको? बहू, बस विमला बहन, बहुत बेशर्मी देख ली इसकी। अब नहीं देखी जाएगी मुझसे ये बेशर्मी। मैं तो जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुजाता बोलती है, अरे मेरे बेटे के जाने के बाद तो कम से कम ये बेशर्मी दिखाना बंद कर दे।
माँ जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। किसी के रहने या जाने के बाद मैं खुद को नहीं बदलूंगी। निशा इतना बोलकर अपनी चाय लेकर कमरे में जाती है। वक्त गुजरता है और सुजाता खुद को सोहन की यादों से निकालकर अब घर के बारे में सोचते हुए कहती है, बेटा तो चला गया, लेकिन ये घर और बहू तो है ही। इस घर का खर्चा उठाने के लिए मुझे या बहू में से किसी एक को तो काम करना ही होगा। सुजाता इतना बोलती ही है कि तभी कमरे से अपनी एक पुरानी रंगीन साड़ी पहनकर निशा बाहर आती है, जिसे देखकर सुजाता कहती है, बहू मानती हूँ तूने अपनी शर्म बेच खाई है, लेकिन कम से कम मेरी ही शर्म कर ले। मेरे बेटे को मरे 1 महीना ही हुआ है और तू रंगीन साड़ियाँ पहनने लगी। माँ जी, अगर आपके बेटे की जगह मैं मरी होती तो आप अब तक 1 महीने में उसकी दूसरी शादी भी करवा देती। उसको तो नहीं बोला जाता बेटा खुश क्यों है, बेटा रंगीन शर्ट क्यों पहनी है। तो वो लड़का है और तू इस घर की बहू, वो भी विधवा। तुझे ऐसी बेशर्मी दिखाना शोभा नहीं देता। अगर अपनी इच्छा से जीना बेशर्मी दिखाना है तो हाँ ठीक है, मैं हूँ एक विधवा बेशरम बहू। खुश, अब हटो मेरे सामने से, मुझे बाहर जाना है। निशा अपनी सास को साइड हटाकर घर के बाहर चली जाती है। उसको ऐसे रंगीन साड़ी में सजा धजा देखकर पूरा मोहल्ला बातें बनाता है, लेकिन अब ये निशा का रोज का था। वो रोज सज धज कर बाहर जाती और सीधा शाम को आती। ऐसे ही एक दिन जब वो शाम के समय घर आ रही थी तो मोहल्ले का एक ठरकी लड़का जुगनू निशा को जाते देखकर उस पर कमेंट पास करता है, आय हाय क्या माल है, कसम से पास से देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। निशा भाभी, पति के जाने के बाद आपकी जवानी में तो कोई कमी नहीं आई। निशा ये सब सुनती है और आसपास देखती है तो पूरा मोहल्ला ये सब नजारा देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी निशा उस जुगनू के एकदम करीब जाकर कहती है, ले, और कितनी पास आऊं, बता ना कितनी पास आऊं, छू कर दिखाओ मुझे, छू छू ना। अरे अरे भाभी, ये क्या बेशर्मी कर रही हो, देखो दूर हटो, मोहल्ले वालों देख रहे हो ना, दूर हटो। जुगनू के इतना बोलते ही निशा उसे एक जोरदार कंटाप मारती है और बोलती है, अपने ही मुंह से निकले शब्दों को सच करने में जब तेरी हालत खराब हो रही है ना, तो इस मुंह को काबू में रखा कर। दोबारा मुझे या किसी और लड़की को छेड़ते देख लिया है ना तुझे, तो तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। और रही इस मोहल्ले के लोगों की बात, तो यहाँ सारे तमाशा देखने वाले रहते हैं। तेरी इज्जत उतरते हुए बस देखेंगे ही, इसलिए दोबारा काबू में रहियो। इतना बोलकर निशा जाने लगती है तो विमला उसको जाते हुए ताना कसती है, विधवा जब बन ठन के चलेगी तो मोहल्ले में मनचले तो छेड़ेंगे ही। कल को जब ये मनचले आपकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे ना, तब मत कहना ये गलत है, क्योंकि जरूर आपकी बहू बेटियां ही इनको छेड़ने के लिए आमंत्रित कर रही होंगी। ये तो है ही बेशरम, बेचारी सुजाता बहन, मुझे तो बहुत तरस आता है उन पर। निशा ये सब सहने के बाद घर आती है और रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाकर खुद के लिए और अपनी सास के लिए लेकर आती है। जिसके बाद हॉल में बैठी सुजाता निशा से कहती है, निशा बहू, तू ये रोज रोज घर से बाहर कहाँ जाती है और तेरा ऐसे बन ठन के बाहर जाना मोहल्ले वालों के मुंह खोलता है। माँ जी, लोगों को बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। लोग कहते हैं विधवा बेशरम बहू है सुजाता की, पति के जाने के बाद भी उसे शर्म नाम की चीज नहीं आई। अब तो और खुली सांड सी घूमती है। माँ जी, हूँ मैं बेशरम विधवा बहू, क्या समस्या है? इस मोहल्ले में हर कोई बदनाम है, बस सब पीठ पीछे हैं, लेकिन मैं सबके सामने बदनाम हूँ, बेशर्म हूँ। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। निशा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुजाता के घर में कोई कमाने नहीं जाता था, लेकिन बावजूद इसके उसके घर का राशन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था और अपने आप भर जाता था। ये देखकर वो एक दिन सोचती है, मैं कमा नहीं रही, बहू भी बस बाहर घूमने निकल जाती है, तो ये घर में राशन कौन भरवा रहा है? कहीं बहू ने मेरे बेटे के जाने के बाद कोई आशिक तो नहीं बना लिया। ये सोच लेकर सुजाता अपनी बहू पर नजर रखना शुरू करती है। और एक शाम जब निशा को घर आने में देर हो जाती है तो सुजाता उसको देखने मोहल्ले के बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि निशा को मोहल्ले के बाहर छोड़ने उसके बेटे का एक दोस्त मयंक आता है, जो उसके हाथों में कुछ सामान भी देता है। ये देखकर सुजाता खुद से कहती है, लगता है बहू ने मेरे बेटे के जाने के बाद उसके ही दोस्त को फंसा लिया है। ये इतनी बेशरम निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो लगता था सिर्फ जुबान से बेशरम है, लेकिन ये तो चरित्र की भी बेशरम निकली। इतना बोलकर सुजाता घर वापस आती है और कुछ देर बाद निशा भी हाथों में सामान ले आती है और उसके आते ही सुजाता कहती है,
आ गई मेरी विधवा बेशरम बहू। अरे इतना भी क्या जल्दी थी आशिक बनाने की, जो मेरे बेटे के मरने के 1 महीने बाद ही तूने दूसरा पटा लिया। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? होश में तो मैं अब आई हूँ। सारा मोहल्ला तुझे बेशरम बोलता है, लेकिन मैं जानती थी कि तू सिर्फ जुबान की कड़वी है। लेकिन आज तूने दिखा दिया कि तू सच में एक बेशरम औरत है। अरे मेरे बेटे के दोस्त को अपने प्यार में फंसा के उससे घर का राशन भरवाते शर्म नहीं आई तुझे? निशा कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ा मयंक सब सुन लेता है और अंदर आकर सुजाता को कहता है, आंटी जी, आज जो आपने बोला है एक दिन आपको जरूर पछताना पड़ेगा। देखो तो आशिक आज घर आ गया, और तू मयंक, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी आंटी। अरे भाभी नहीं, बहन है मेरी निशा। सोहन की मौजूदगी में मैंने निशा भाभी को अपनी बहन बनाया था, रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर, और आपने हमारे रिश्ते को इतना गंदा नाम दिया। माँ जी मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन अब सुनो, मैं सोहन के मरने के बारे में पहले से जानती थी। सोहन को कैंसर था और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और कहा था मैं आपको ना बताऊं। साथ ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके जाने के बाद इतनी बेशर्म बन जाऊं कि दुनिया के ताने मुझको तोड़ ना पाए। एक विधवा को लोग दया और शक की नजरों से देखते हैं, और मर्द भूखी नजरों से, जिसके कारण ही निशा भाभी ने अपनी जुबान इतनी गंदी कर दी कि लोग कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। और रही बात राशन की, तो निशा भाभी सोहन की जगह अब मेरे साथ काम करती है। एक विधवा काम करती, इस बात के लिए लोग आपको कितना सुनाते, इसलिए मैंने ये बिना बताए किया। लेकिन फिर भी अगर मैं एक बेशर्म विधवा बहू हूँ तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बोला था ये दुनिया शरीफों की नहीं है, तो खुद को इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए बेशर्म तो बनना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोबारा कभी अपनी बहू को किसी चीज के लिए नहीं टोकती। साथ ही अपनी बहू को जितना भी उसने बुरा भला कहा था उसके लिए माफी भी मांगती है।